हम्म। तो कल के टॉपिक के बाद ये उसी का बचा हुआ हिस्सा है। ये पार्ट 2 है। तो सामुद्रिक शास्त्र व हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की बनावट के आधार पर वर्गाकार हाथ के बाद अब आज हम लोग स्पैचुला, फिलोसफिकल, कोनिक, साइकिक एंड मिक्स्ड हैंड पढ़ेंगे। तो ये वाला वीडियो सेकंड पार्ट है। तो आगे से फैला हुआ हाथ या जिसे हम स्पैचुला कहते हैं, यह हाथ का शेप यहाँ बना हुआ है। उंगलियां बिखरी हुई होती हैं। ऐसे हाथ को चमचाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कलाई अथवा उंगलियों के जोड़ों के पास हथेली असाधारण रूप से चौड़ी होती है। ऐसी हथेलियां जब कलाई के पास अधिक चौड़ी होती हैं तो उंगलियों की ओर जाते हुए कुछ नुकीली हो जाती हैं। लेकिन यदि हथेलियों की चौड़ाई उंगलियों की जड़ के पास अधिक हो तो नुकीलापन कलाई की ओर दिखाई पड़ता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर ज्वाइंट के पास में चौड़ा होगा तो उंगलियों के पास की तरफ पतला होगा, और अगर उंगलियों के पास की तरफ चौड़ा होगा तो जो मणिबंध के पास का रीजन है वो पतला होगा। मतलब एक तरफ हाथ में कहीं ना कहीं चौड़ाई होगी। और ये तो सच है कि स्पैचुला वाले हाथ में उंगलियां सारी की सारी फैली होती हैं, ओपन होती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, चमचाकार हाथ यदि कठोर अथवा दृढ़ हो तो व्यक्ति उत्तेजित प्रकृति का होता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति काफी सजग रहते हैं। लेकिन यदि चमचाकार हाथ गद्देदार अथवा कोमल हो तो व्यक्ति के स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन एवं अस्थिरता होती है। ऐसे व्यक्ति किसी काम को देर तक जमकर नहीं कर पाते, बल्कि काम को टुकड़ों में निपटाना पसंद करते हैं। इससे एक चीज तो पता चल रही है कि जब उंगलियां पतली और लंबी होती हैं, कोमल होती हैं, तो ऊर्जा की कमी हो जाती है। देखने में सुंदर होती पर ऊर्जा की कमी होती है, इसलिए वो लोग काम कर नहीं पाते हैं, टुकड़ों में करते हैं या बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और मजबूत जब हाथ होता है, उंगलियां मजबूत होती हैं, वर्गाकार होती हैं, तो ऊर्जा ज्यादा होती, तो वो लोग काम भी ज्यादा करते हैं। तो काम करने वाले लोगों का हाथ मजबूत होता है, बड़ा होता है, उंगलियां छोटी होती हैं और चौकोर होती हैं। जो काम नहीं करते हैं, कमजोर, सुकुमार होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, हाथ भी सुंदर होते हैं, लेकिन ऊर्जा की कमी होती है। उनका हाथ पतला होता है, दुबला होता है, गद्देदार होता है, स्मूथ होता है, देखने में बहुत सुंदर, उंगलियां पतली और लंबी, लेकिन वो लोग कार्य करने वाले लोग नहीं होते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति भी क्रियाशील होते हैं तथा स्वतंत्रता के प्रति इनमें भी गहरा लगाव होता है। चमचाकार हाथ यदि मजबूत है, सुदृढ़ है, तो इस हाथ वाले जातक आविष्कारक, खोजकर्ता, मैकेनिक, इंजीनियर, समाज सुधारक अथवा नाविक होते हैं। प्राय हर क्षेत्र में इस प्रकार के व्यक्ति मिल जाएंगे। चमचाकार हाथ का आकार काफी बड़ा तथा इनकी उंगलियां भी पूर्ण विकसित होती हैं। स्वाधीनता या स्वतंत्रता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी रहती है। अपनी इसी सनक के कारण ये लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं और अपने बलबूते प्रसिद्धि व ख्याति के नए नए आयाम स्थापित करते हैं। देखिए, ये जो उंगलियां खुली हुई होती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं, ये व्यक्ति को, ये मस्तिष्क को खुलापन देती हैं। वो किसी का कंट्रोल नहीं बर्दाश्त करते हैं। वो अपने ही धुन में रहते हैं और नई नई चीज खोजते हैं। वो बाउंडेशन नहीं पसंद करते हैं कि बस हमें इतना ही पढ़ना है, किताब में इतना लिखा है तो यही सच है। नहीं, वो उसके बाहर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उंगलियां खुली हैं, वो सोचने के लिए फ्री हैं। इसीलिए ये लोग आविष्कारक होते हैं, नई नई चीजें खोजते हैं, नए नए एरिया, जगह खोजते हैं। तो जो नाविक होते थे पहले, जिन्होंने सारा पृथ्वी पे नए नए महाद्वीप खोजे, वो एक्चुअली में इसी नेचर के होते हैं। अगला हाथ है दार्शनिक हाथ। तो दार्शनिक या फिलोसफिकल हैंड, दार्शनिक अथवा गांठदार हाथ लंबे, पतले और अस्थि प्रधान होते हैं। तो जो लोग दार्शनिक नेचर के होते हैं, तो उनके हाथों में पीछे की साइड में देखें तो बड़ा हड्डियां सी निकली रहती हैं, और हड्डियों के जोड़ पता चलते हैं। इसी को गांठदार कहते हैं। लेकिन हाथ लंबे भी होते हैं और पतले भी होते हैं, और उनके जोड़ सुविकसित होते हैं और नाखून भी लंबे होते हैं। तो लंबाई ये बता रही है कि बुद्धिमत्ता बहुत है। बुद्धिमान तो ये बहुत होंगे क्योंकि हाथ लंबा है, नाखून भी लंबे हैं, उंगलियां भी लंबे हैं। लेकिन एक चीज अंतर है कि इनमें हड्डियां नजर आ रही हैं, गांठ नजर आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति, दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति पैसे की बजाय ज्ञान और बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं।
इसीलिए यह पैसा कमाने के मामले में पीछे रह जाते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बुद्धिजीवी, चिंतक और संतोषी कहे जा सकते हैं। किसी भी बात पर बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करते हैं। दार्शनिक हाथ वाला व्यक्ति बहुत सोच समझकर ही किसी बात को स्वीकार करते हैं। आवश्यकता से अधिक तर्क वितर्क करना इनकी प्रवृत्ति में शामिल रहता है। भले ही इस कारण आगे चलकर इनको हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, ऐसे हाथ वाला जातक विद्वान तथा सतत चिंतनशील होता है। तो इसको पढ़ने से क्या पता चला कि ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, सोच समझकर कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते हैं। और कोई इनको कोई राय देता उससे तर्क वितर्क बहुत करते हैं। पर एक कमी भी होती है, ऐसे व्यक्तियों में प्रायः धर्मांधता होती है। क्योंकि ये जो फिलोसफर्स होते हैं, एक किसी एक मत को सपोर्ट करते हैं, और जिस मत को सपोर्ट करते हैं वो उसी को मानते हैं और बाकी का विरोध करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में प्रायः धर्मांधता होती है, अर्थात अपने धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म को कुछ नहीं समझते। अगला हाथ है आगे से कुछ नुकीला हाथ। तो इसी को कोनिक या आर्टिस्टिक हाथ भी कहते हैं। ये कलाकारों के हाथ होते हैं, क्योंकि ये आगे से एकदम नुकीले हो जाते हैं, नाखून भी नुकीले हो जाते हैं, लंबे हाथ होते हैं। तो इसका मतलब ये सोचते बहुत ज्यादा है, इच्छा शक्ति बहुत होती है। तो हथेली आगे की ओर कुछ कम चौड़ी होती है। उंगलियां जहां हथेली से प्रारंभ होती हैं पुष्ट होती हैं, किंतु नाखूनों तक पहुंचते पहुंचते कुछ नुकीली हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में इच्छा शक्ति और मन की सूझ की प्रधानता होती है। इच्छा शक्ति से तात्पर्य है कि जब सहसा रुचि हुई, काम कर डाला। क्योंकि इन इच्छा शक्ति और मन की सूझ इनकी प्रधान होती है, और जैसे ही मन हुआ, सहसा रुचि हुई, काम कर डाला। विचार कर कार्य नहीं करते। मतलब अच्छा है या बुरा है, इसका क्या फल मिलेगा, इसका नहीं सोचते, बस मन हुआ कर डाला। वर्गाकृति हाथ वाले व्यक्ति की तरह हिसाब किताब लगाकर व्यापारिक दृष्टि से नहीं सोचते। वर्गाकृति हाथ वाले क्या है, इसमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा सोच के कार्य करते, इसलिए उनके कार्य ज्यादातर सफल होते हैं। पर ये कोनिक या आर्टिस्टिक लोगों का सोचना ही नहीं है सफल होगा या नहीं, बस वो काम कर डालेंगे, पता नहीं उसमें फायदा होगा या नुकसान। ऐसे व्यक्तियों में कलात्मक भावना, चित्त का आवेश, इच्छा की प्रधानता होती है। साथ ही ये लोग आराम पसंद, विलासी और आलसी होते हैं। ऐसे लोगों में धैर्य और अध्यवसाय की कमी होती है, इसलिए इनके संकल्प पूरे नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बातचीत में निपुण होते हैं। पांच सात आदमियों में बैठे हों तो तुरंत दूसरे की मन की बात का अंदाज लगा खूबी से और फबती हुई बात करेंगे। परंतु इनके ज्ञान में ऊपरी कलई अधिक होती है, ठोस योग्यता नहीं होती। ठोस योग्यता केवल परिश्रम पूर्ण अध्ययन से आती है, और इनकी इसकी इनमें बहुत कमी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों में कलात्मक भावना ज्यादा होती है, क्योंकि ऊर्जा की कमी होती है, तो विलासी और आलसी भी होते हैं। इनमें धैर्य बहुत ही कम होता है, और लगन से कार्य करने की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए काम में ठहर के कर नहीं पाते हैं। और ये लोगों से बात करने में मुंह चपड़ी बात करते हैं। उनके मन की बात को जान के उनकी बड़ाई करेंगे, लेकिन असल में वो सच्ची बात नहीं होती है। क्योंकि इनमें ठोस योग्यता नहीं होती है, और ये परिश्रम नहीं कर सकते, इसीलिए इनकी बातें खोखली होती हैं। आप देख सकते हैं ये काफी लंबा और नुकीला हाथ है। धैर्य पूर्वक किसी काम में न लग सकने के कारण इनकी मैत्री या प्रेम भी स्थिर नहीं रहता है। जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, पर क्रोध अधिक देर नहीं रहता, फिर से ठंडे हो जाते हैं। ये लोग जिस वातावरण में रहते हैं या जिनके संपर्क में आते हैं, उनसे शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। प्रेम संबंध भी शीघ्र स्थापित हो जाता है, परंतु चिरस्थायी नहीं होता है, क्योंकि इनके तुनुक मिजाज के कारण ये जल्दी ही प्रेम संबंध भी टूट जाएगा। अगला है शांतिनिष्ठ, साइकिक और आइडियलिस्टिक हाथ। तो आदर्श हाथ देखने में जितना सुंदर होता है, उतना ही यह सांसारिक दुनिया में अनुपयोगी साबित होता है। मतलब बहुत खूबसूरत हाथ, लेकिन जिंदगी में एकदम फेल। ऐसे हाथ वाले व्यक्तियों का जीवन आदर्शवादिता से भरपूर होता है। समय के साथ ताल बेताल मिलाकर चलना इन्हें रास नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये आदर्शवादी होते हैं। इनका मानना है कि जिंदगी एक ही ढर्रे पे चलती है, जबकि आप सब सभी को पता है कि जिंदगी हमेशा हमेशा एक जैसी नहीं होती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। वो बहते जल के समान है।
बहती हुई हवा के समान है और जिंदगी पल पल बदलती है। और जो लोग इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने में बदलाव नहीं लाते हैं, जिंदगी उनको दरकिनार कर देती है। और ये वही लोग हैं, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं, ये आदर्शवादी होते हैं, तो जिंदगी इनको दरकिनार कर देती है और इनकी जिंदगी फेल हो जाती है। लेकिन एक अच्छाई होती है कि जिस आदर्श पे चलते हैं, अगर उसके अनुसार इनको कोई काम मिला तो उसको मन लगा के सफल करते हैं और पूर्ण करते हैं। तो समय के साथ ताल बेताल मिलाकर चलना इन्हें रास नहीं आता है, या अपना जीवन आदर्शों के साथ ही बिताना पसंद करते हैं, और इसी कारण इनका सामाजिक जीवन सफल नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग इनसे एक दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं, लेकिन यह दिल के बहुत पक्के होते हैं। जिस कार्य को अपने आदर्शों के अनुकूल समझते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत हाथ है, देख लीजिए, लेकिन ये उतना ही असफल हाथ भी है। आकृति के आधार पर आदर्श हाथ को सर्वाधिक सुंदर हाथ की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी बनावट लंबी व चक्री तथा उंगलियां भी पतली एवं ढलवा, तथा नाखून लंबे व बादाम जैसे आकार लिए हुए होते हैं। इस प्रकार के हाथों वाले व्यक्ति के अंदर अंदर ऊर्जा की सतत कमी पाई जाती है, जिस कारण वह निष्क्रिय से दिखाई पड़ते हैं। आदर्श हाथ वाले जातक कठोर परिश्रम करने से बचते हैं, फलतः यह जीवन के कठिन संघर्षों में विजय प्राप्त नहीं कर पाते, या फिर सामना ही नहीं कर पाते। ये ज्यादातर अपने सपनों की दुनिया में ही जीते हैं। आदर्श हाथ वाले जातक प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य तलाशते हैं। तो कुल मिला के ये देखने में तो अच्छे हैं, पर काम के नहीं हैं, और जिंदगी तो काम का ही नाम है। तो मेरे ख्याल से ये हाथ फेल हो जाते हैं, और ये कुंठाग्रस्त हो जाते हैं बाद में। फेलियर के कारण ऐसे लोग गलत काम कर लेते हैं। काफी कुछ ऐसे लोग आत्महत्या भी करते हैं। अगर उनके हाथ में देखें तो चंद्र पर्वत अगर उन्नत है और उनकी मस्तिष्क रेखा मुड़ के वहां पे एक चम्मच जैसा आकार बना रही है, तो ऐसे लोग ज्यादातर केस में आत्महत्या जरूर करते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत होती हैं, काम वो कर नहीं पाते हैं, सफलता मिलती नहीं है, पर सोच उनकी बहुत उम्दा होती है, और इस कारण से वो डिप्रेस हो जाते हैं। मिश्रित लक्षण वाले हाथ, इसमें क्या है कि हाथ किसी भी शेप का हो, वर्गाकार हो या कोनिक हो, आदर्शवादी हो, जो भी हो, लेकिन उंगलियां सब तरह की हैं। जैसे यहाँ पे एक उंगली कौन सी है, ये कोनिक है, दूसरी वर्गाकार, तीसरी गांठ वाली है फिलोसफिकल, और चौथी उंगली ये एकदम पॉइंटेड है। तो ये पॉइंटेड वाली क्या है, ये तो कोनिक हो गई, मतलब आर्टिस्टिक कलाकार वाली हो गई, और ये वही जो निष्क्रिय जीवन हो गया। तो चारों कैरेक्टर हैं इसमें। जब चारों कैरेक्टर हैं तो व्यक्ति में सारे गुण होंगे इनके, लेकिन क्योंकि वो एक थोड़ा थोड़ा सभी का कार्य करेगा, तो किसी एक में पूर्णतया सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग भी फेल हो जाते हैं। इनकी सफलता का सिर्फ एक कारण होता है कि अगर इनकी मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग हो, तो अपनी बुद्धि के दम पे ये सोच लेते हैं कि किस कार्य को इन्हें सबसे ज्यादा उपयोगी है करना, और उसी में आगे बढ़ जाते हैं, और वो वाली उंगली उन्हें सपोर्ट करके जिंदगी में सफल बना देती है। तो मिश्र हाथ के लोग सफल हो सकते हैं, बस उनकी मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मिश्रित हाथ में उंगलियां मिश्रित लक्षणों वाली होती हैं, एक नुकीली तो दूसरी चपटी, तीसरी वर्गाकार तो चौथी दार्शनिक। मिश्रित हाथ वाले जातकों के विचार एवं कार्य निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। ऐसे जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में काफी चतुर होते हैं। ये मनमौजी स्वभाव के होते हैं। जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो अथवा कला का हो, फिर कोरी गपशप हो या मजाक का विषय हो, ये ऐसे व्यक्ति बड़े होशियार होते हैं और सभी फील्ड में निपुण होते हैं। मिश्रित हाथ वाले व्यक्ति के हाथ में यदि मस्तिष्क रेखा बलवान हो, तो ऐसे जातक अपनी अनेक योग्यताओं में से सर्वश्रेष्ठ को चुनकर उसका उचित उपयोग करने में समर्थ सिद्ध होते हैं, और इस तरह से ये सफल हो सकते हैं। अब अगला टॉपिक है मणिबंध रेखाएं। तो मणिबंध रेखाएं, ये हाथ में आप देखें तो जहां ये हाथ ज्वाइंट होता है, जिसे कलाई कहते हैं, तो ये कलाई पे इस तरह की रेखाएं होती हैं।
एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, और ये जौ के जैसे बिंदु बनते हैं। ये बिंदु देखने में द्वीप लगते हैं, और द्वीप एक अशुभ चिन्ह होता है, पर वो द्वीप चिन्ह अगर हाथ में रेखाओं में हो तो अशुभ माना जाता है। और उसी तरह से अगर द्वीप जैसे जुड़की रेखा बनी हो कलाई पे, जिसे हम मणिबंध कहते हैं, तो वो शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, दो मणिबंध की रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करती हैं तो यव लाइक जौ, जौ माला कहते हैं इसे। इसे जौ का एक नाम यव भी है, तो यव माला भी कहते हैं। तो ये शुभ मानी जाती है। तो चलिए मणिबंध रेखा देखते हैं। हाथ जहां से आरंभ होता है वहां कलाई पर भीतर की ओर, मतलब हथेली की तरफ जो रेखाएं होती हैं, उसे संस्कृत में मणिबंध कहते हैं। इस स्थान को सामुद्रिक शास्त्र में पाड़ीमूल या हाथ की जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस हाथ की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए पाड़ीमूल अर्थात हाथ की जड़ हुआ। यदि कलाई का यह भाग मासल पुष्ट अच्छी संधि सहित हो तो जातक भाग्यशाली होता है। मतलब यहाँ पे ये ज्वाइंट अगर मजबूत हो, मजबूत का मतलब है यहाँ मांसल हो, मांस हो, काफी हड्डी ना नजर आती हो, तो हम कहते हैं कि वो जातक भाग्यशाली है। यदि इसके विपरीत हो, अर्थात देखने से यह मालूम हो कि हाथ और बाहु का जो कलाई के पास जोड़ है वह ढीला है, लटका हुआ है, सुंदर भी नहीं है, असुंदर है, और हाथ को हिलाने से वहां कुछ आवाज होती है, कट कट जैसा हड्डियों की आवाज आती है, तो मनुष्य निर्धन होता है। तो ये ज्वाइंट जो है यहाँ पे हिला के देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई कट पट तो नहीं आ रही, आवाज तो नहीं आ रही है, ढीला तो नहीं है। ये चेक करने के बाद पता चलता है कि मनुष्य भाग्यशाली है या निर्धन है। और यदि अन्य अशुभ लक्षण हो तो राजदंड का भाग्य होता है, मतलब उसको कोई सजा जरूर मिलेगी, या किसी दुर्घटना के कारण हाथ पर आघात लगेगा। गरुड़ पुराण तथा वाराही संहिता दोनों के अनुसार मणिबंध की हड्डियां दिखाई नहीं देनी चाहिए, और वह जोड़ दृढ़ होना सौभाग्य का। तो यहाँ पे कोई हड्डी ना दिखाई दे और ये मजबूत हो, मांसल हो, तो सौभाग्य का प्रतीक है। अगर ये दुबला पतला हो, ढीला हो, हड्डियों की आवाज आती हो, तो निर्धनता का प्रतीक है। यदि मणिबंध की तीन रेखा पूर्ण हो, अर्थात कहीं से खंडित ना हो, तथा कलाई के चारों ओर हो, तो धन सुवर्ण रत्न का स्वामी। यदि इन चारों ओर पूर्ण रहने वाली मणिबंध की तीनों रेखाओं में निरंतर यवमाला या जौ के आकार की लड़ियां स्पष्ट हो, तो राजा होता है। मतलब मणिबंध की रेखा एक ना होकर तीन हो, और हाथ में चारों तरफ हो, मतलब बैक साइड में भी हो, तो वो राजा के समान होता है। क्योंकि तीन, अभी तो हमने एक ही दिखाई थी यहाँ पे, जैसे ये मणिबंध के ये एक रेखा मानी जाएगी, ये यवमाला एक है। इसी तरह से दूसरी और इसी तरह से तीसरी जब हो, तो वो राजा के जैसा होता है। यदि कलाई के चारों ओर दो रेखाएं हो, तो अगर सिर्फ दो ही रेखाएं हो तो, और सुंदर यवमाला उनमें निरंतर हो, तो वह मंत्री के समान होगा। यदि एक सुंदर यवमाला युक्त रेखा कलाई के चारों ओर हो, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति धन धान्य पूर्ण होता है, और उसकी लोग प्रतिष्ठा करते हैं। तो कुल मिला के तीन रेखाएं हो तो राजा, दो रेखाएं हो तो मंत्री, और एक ही रेखा हो तो धन धान्य से परिपूर्ण होगा। पर दूसरी साइड, बैक साइड भी में ही होना चाहिए। अब आज के जमाने में तो बहुत ही रेयर केस होता है कि पीछे के साइड में यह मणिबंध मिले। ज्यादातर केस में आगे ही मिलता है, तो ये कैरेक्टर एक साइड के लिए भी आज के समय के लिए उपयुक्त है। अगर एक साइड में भी एक रेखा है तो वो राजा के समान जिंदगी जिएगा, दो है तो मंत्री के समान, और अगर तीन है, सॉरी, तीन है तो राजा के समान, दो है तो मंत्री के समान, और एक होने पे वो धनी होगा। अब मणिबंध से जाने वाली रेखाएं, मणिबंध से कुछ रेखाएं भी निकलती हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर शुक्र क्षेत्र पर होती हुई बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे, तो किसी लंबी यात्रा द्वारा सफलता प्राप्त होती है। अब ये मणिबंध है, यहाँ पे यहां से एक रेखा निकली और शुक्र के क्षेत्र से जा रही है, देखिए, जाने को वो इधर से भी जा सकती थी, नहीं, कंडीशन क्या है, शुक्र के क्षेत्र से होती हुई जावे, और कहा, बृहस्पति के क्षेत्र पे जाए। तो ऐसी रेखा क्या बताती है, किसी लंबी यात्रा द्वारा सफलता प्राप्त होती है। लंबी यात्रा के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। मतलब आप, हो सकता है आपका भाग्योदय विदेश में हो,
और वो जो सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र के ऊपर से जा रही है, तो धन वैभव और विलासिता सब मिलेगा। और इस मिलने का कारण क्या है? क्योंकि आप किस कार्य को लेके जा रहे हैं? आप शिक्षा को लेके वहां शिक्षा के कार्य से संबंधित कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो आपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान के दम पे कहाँ जा रहे हैं? कोई कार्य करने जा रहे हैं। रास्ता क्या है? धन वैभव विलासिता, वो सब आपको देगा। ठीक। अगला, यदि मणिबंध से निकलकर दो रेखा शनि क्षेत्र को जावे और यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे तो दुर्भाग्य प्रकट करती हैं, जातक दूर देश को जाकर वापस ना आवे। और दुर्भाग्य का मतलब हुआ इसकी मृत्यु भी हो जावे। तो आप देख लीजिए, मणिबंध से दो रेखाएं चली थी, लेकिन शनि क्षेत्र के नीचे आकर दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और शनि पर्वत पे पहुंची। तो ये दुर्भाग्य का कारण बना। वो कभी नहीं लौटेगा, उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। अगला, यदि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा सूर्य के क्षेत्र पर जावे तो यात्रा के फलस्वरूप विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क में आने से मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये आप देख लीजिए, मणिबंध से एक रेखा शुरू हुई है और सूर्य पर्वत पे गई है। तो यात्रा के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क में आने से मनुष्य को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सूर्य क्या होता है? आपको मान देता है, सम्मान देता है। ये हमेशा मान बढ़ाने के काम आता है। धन का कारक नहीं है सूर्य उतना, ये एनर्जी का कारक है। वो ऊर्जा देता है और आपको मान सम्मान देता है। इसी में आगे, यदि सूर्य क्षेत्र की बजाय यह रेखा बुध क्षेत्र पर आवे, मतलब ये रास्ता बदल दे, तो अकस्मात धन प्राप्ति होती है, क्योंकि बुध भगवान धन दे देते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य रेखा के पास ही यह दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि ये स्वास्थ्य रेखा ही है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे, ये मणिबंध से रेखा शुरू होकर कहाँ जा रही है? बुध क्षेत्र पे। तो आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी और देखने में ये लग रहा है कि यह स्वास्थ्य रेखा है। क्यों? क्योंकि जो बुध क्षेत्र से निकलती है उसी को तो हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। पर वही स्वास्थ्य रेखा मुड़ के अगर जाके मणिबंध से जुड़ जाए तो ये आपको अकस्मात धन की प्राप्ति कराती है। मणिबंध से निकलकर यदि रेखा चंद्र क्षेत्र पर आवे तो जल यात्रा अर्थात समुद्र पार देशों को मनुष्य जाता है। जितनी रेखा हो उतनी ही यात्रा समझनी चाहिए। लंबी रेखा हो तो लंबी यात्रा, छोटी हो तो छोटी। किंतु यदि दो रेखाएं बिल्कुल समानांतर रूप से चंद्र क्षेत्र पर आवे तो इसमें लाभ ज्यादा मिलता है। लाभ होने के साथ साथ यात्रा में भय भी रहता है। तो आप देख ले, मणिबंध है, ये है, और चंद्र का क्षेत्र यही मणिबंध के ऊपर पाया जाता है। ये पूरा चंद्र है। अब अगर ये रेखाएं जा रही हैं और पूरा क्षेत्र पार करके हथेली के किनारे चली जाती हैं तो इसे लंबी रेखा माना जाएगा। तो मतलब लंबी यात्रा। और क्योंकि यहाँ पे दो रेखाएं हैं तो दो लंबी यात्राएं होंगी जिंदगी में उससे। और दोनों में कोई चिन्ह नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ये लाभकारी हैं। पर क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं तो यात्रा के दरमियान भय रहेगा, चोट चपेट या मृत्यु का। ऐसा हो सकता है। मृत्यु पूर्ण तरह से प्रूव हो जाती है, सत्य हो जाती है, अगर कोई क्रॉस बना हो इस पे। द्वीप बना है तो समस्या आएगी, क्रॉस बना है तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यह आपका धन का कारक है और आपको काफी धन मिलेगा, और वो भी यात्रा से। चंद्रमा ग्रह पे जो भी जाती हैं रेखाएं, वो हमेशा जल यात्रा, समुद्रिक यात्रा को बताती हैं। इसका कारण यह है कि चंद्रमा जल का प्रतीक है। चंद्रमा ग्रह जल तत्व प्रधान ग्रह है, जबकि मंगल ऐसा नहीं है। मंगल में गर्मी का कारण है, ऊर्जा का कारण है, और शुष्क है, सूखा है, वहां पे जल है नहीं। पर चंद्रमा पे जल है, इसीलिए ये जल यात्रा को स्थापित करता है। आगे देखते हैं, यदि मणिबंध की तीनों रेखा एक के ऊपर एक तथा एक ही स्थान पर खंडित हो तो असत्य भाषण तथा वृथा अभिमान के कारण कष्ट पाता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ तीन मणिबंध रेखाएं, एक, दो और तीन,
और तीनों में एक ही जगह टूटी हुई हैं। तो अब आपको क्या मिलेगा? बेवजह का अभिमान, वृथा अभिमान। इतना ज्यादा आपको घमंड होगा बेवजह, वो चीज आपके पास नहीं है, उस पर अभिमान बहुत ज्यादा है, तो आपका अभिमान टूटेगा जरूर और उसके कारण आपको कष्ट होगा। अब वृथा अभिमान को होते असत्य भाषण कहते हैं। वृथा मतलब बेवजह का अभिमान, जो चीज आपके पास नहीं है वो आप बोल रहे हैं, तो इसको उसी को तो कहते हैं असत्य भाषण। तो इसके मतलब जिन लोगों का ये मणिबंध तीनों एक ही जगह टूटी हो, तो वह झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के इज्जत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इस कारण से उनकी बेइज्जती हो जाती है और वृथा अभिमान। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा पर आकर समाप्त हो जावे, तो यह प्रकट करता है कि किसी यात्रा में ही जातक की मृत्यु होगी। अब यहाँ पे मणिबंध से कोई रेखा निकल के जीवन रेखा पे समाप्त हो रही है। मणिबंध, ये दूसरा केस ही पहले डायग्राम में बना, इसलिए ये मत सोचे कि इसमें मणिबंध टूटा है। नहीं, मणिबंध सही है। ये तीन डायग्राम एक ही चित्र पे बने हैं। तो मणिबंध से निकल के कोई रेखा जीवन रेखा पे जाके समाप्त हो जाती है। अगर जीवन रेखा को काट दे तो कोई नुकसान नहीं, पर जाके जीवन रेखा पे ही समाप्त हो जाए तो मृत्यु कारक होती है। तो जातक की उसी उम्र में मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ये 50 की आयु पे जाके जुड़ रही है, 50 या उससे थोड़ा सा कम, 48 49 पे, तो मृत्यु भी 48 49 पे हो जाएगी। ये आयु हमने कैसे देख के निकाल लिया, ये हम आगे सिखाएंगे कि जीवन रेखा से आयु निकलती। यदि मणिबंध से अस्पष्ट लहरदार रेखा निकलकर स्वास्थ्य रेखा को काटे, तो जातक का आजीवन मंद भागी रहता है। देखिए, यहां से ये रेखा निकल के ये स्वास्थ्य रेखा, इसी को स्वास्थ्य रेखा का, बुद्ध से निकलकर हाथ के मूल तक जाने वाली रेखा को स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। अब इस स्वास्थ्य रेखा को काट दिया है किसने? मणिबंध से निकलने वाली एक रेखा ने। तो आजीवन इसका स्वास्थ्य क्या रहेगा? मंदभागी, कमजोर रहेगा, इस स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, पीड़ित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेखा ने काटा है, पर डेथ नहीं होगी। डेथ तभी होगी जब ये जीवन रेखा पर जाए। मणिबंध पर चिन्ह अगला टॉपिक है। इन पर कैसे चिन्ह हो? यदि मणिबंध की रेखा सुंदर हो और प्रथम रेखा के मध्य में क्रॉस का चिन्ह हो, तो जीवन के प्रथम भाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु बाद का जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। तो तीन रेखाओं में से अगर प्रथम रेखा में क्रॉस है, तो प्रथम जीवन के प्रथम खंड में आपको तकलीफ होगी, बाकी आरामदायक। यदि मणिबंध से प्रारंभ होकर कोई रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे और मणिबंध की प्रथम रेखा पर क्रॉस का या कोण का चिन्ह हो, तो किसी विशेष सफल यात्रा से धन लाभ प्रकट करता है। तो आप समझ लें, मणिबंध पे क्रॉस है और वहां से एक रेखा निकल के बृहस्पति के क्षेत्र में जा रही है, तो ये शुभ है, क्योंकि आपको इससे सफल यात्रा और उसके बाद धन लाभ प्रकट करती है। और ये क्रॉस भी हो सकता है और ये त्रिकोण का भी चिन्ह हो सकता है। यदि मणिबंध की प्रथम रेखा के मध्य में कोण चिन्ह हो, तो वृद्धावस्था में किसी की विरासत पाने से भाग्योदय होता है। या त्रिकोण चिन्ह हो और त्रिकोण के अंदर क्रॉस हो, तो उत्तराधिकार द्वारा धन प्राप्ति होती है। तो मणिबंध की प्रथम रेखा में कोण का चिन्ह हो, तो वृद्धावस्था में आपको अचानक विरासत मिल जाएगी, कोई धन मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। और अगर वो कोण त्रिकोण बन जाए और उसके अंदर क्रॉस बना हो, तो आप उत्तराधिकारी हैं, आपको पता नहीं था, और आपको उत्तराधिकारी का पद मिल जाएगा और वो धन संपत्ति आपको मिल जाएगी। चौथी स्थिति क्या थी? यदि हाथ में अन्य लक्षण उत्तम हो और प्रथम मणिबंध रेखा के मध्य में तारे का चिन्ह हो, तो विरासत से धन प्राप्ति। अब यहाँ पे तारे का चिन्ह है, तो विरासत के कारण धन प्राप्ति। यदि यही चिन्ह ऐसे स्थान में हो जिसमें असंयम और दुराचार प्रकट होता हो, तो यह व्यभिचारी प्रवृत्ति का द्योतक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये दुराचारी है? उसका शुक्र क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित होगा, तो वो व्यभिचार करेगा। तो यहाँ पे इन चिन्हों को हमने बताया कि कैसे ये चिन्ह। अब एक चीज समझ ले, तारे और क्रॉस में क्या अंतर होता है? क्रॉस में सिर्फ दो रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस बन जाता है। तारे में क्या होता है? ढेर सारी रेखाएं एक बिंदु से निकलती हुई प्रकट होती हैं, तो वो तारे होती हैं। तारा शुभ होता है, क्रॉस नहीं शुभ होता है। लेकिन तारा भी हर जगह शुभ नहीं होता है। फिलहाल इस मणिबंध के केस में आपको शुभ है और यहाँ पे विरासत से धन प्राप्ति